प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज प्रोबेबिलिटी का नाम सुनते ही कई लोगों को पसीना आ जाता है और कई लोगों के दिमाग में एक इमेज बनने लगती है कि इट्स अ वेरी टफ सब्जेक्ट बट इट्स अ वेरी ईजी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत ही आसान सा विषय है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है इसमें। 11th तक का जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी 11th में जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो आपके दिमाग में अगर क्लियर है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी। तो ऐसी मुझे उम्मीद है कि 11th की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इस बात का पता है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपको पता है कि सैंपल स्पेस यानी कि यादृच्छिक समष्टि कैसे बनाई जाती है, किसी घटना के कितने प्रकार होते हैं और उनकी जो प्रायिकता है वो कैसे निकाली जाती है, और प्रायिकता के लिए जो हमने योग नियम पढ़ा है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप इस चैप्टर नंबर 13 को आसानी से समझ पाएंगे और 12th लेवल पे जो भी प्रोबेबिलिटी है आपको उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। तो अगर कहीं से भी आपको उसमें कंफ्यूजन है तो 11th क्लास के जो वीडियोस हैं हमारे, आप उन पे जाके देख सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपको दिए हुए हैं वहाँ पर। उनको पहले कंप्लीट कर लीजिए और फिर इस टॉपिक पे आइए, इस क्लास 12th के टॉपिक प्रोबेबिलिटी पर आइए तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। नाउ अब मैं शुरू करता हूँ कि व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिखता हूं एंड देन इसके बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल्स। ठीक, तो लुक एट दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट S बी द सैंपल स्पेस ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट and E and F are two associated events with S। यानी कि S जो है वो एक सैंपल स्पेस है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट S से हमने दो इवेंट्स लिए हैं E और F। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E when या if F has occurred is denoted by P E by F and given by probability E F, conditional probability E when F has occurred is equals to probability E intersection F divided by probability of F। आप इस डेफिनेशन को इस तरह से भी ले सकते हैं कि number of elements in E intersection F divide by number of elements in F। ठीक, ये भी एक इसकी डेफिनेशन है जिसको आप इस रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर है वो ये है। आप अगर ये कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके सामने। ठीक, तो यहां पर हिंदी में पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। ये वास्तव में एक प्रतिबद्ध प्रायिकता होती है। प्रतिबद्ध का मतलब कुछ प्रतिबंधों के साथ, कुछ कंडीशनों के साथ में इसे निकाला जाता है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जबकि दूसरा इवेंट हो चुका है। यानी कि जो दूसरा इवेंट है वो इस पहले वाले इवेंट के लिए सैंपल स्पेस का काम करता है। किसका काम करता है? सैंपल स्पेस का। एंड देन इसके बाद में
फिर आप E इंटरसेक्शन F निकालते हो, यानी कि जो E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए पहले E इंटरसेक्शन F निकाला जाएगा एंड देन इसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स E इंटरसेक्शन F में जो होंगे उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा N ऑफ F का, तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ PE बाय F आ जाएगी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑकर्ड, यानी कि E की प्रतिबद्ध प्रायिकता जबकि F घटना घटित हो चुकी है। इसको आप इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी E of F, E by F is equals to probability E intersection F divided by probability F। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि माना S जो है वो किसी यादृच्छिक प्रयोग के संगत एक यादृच्छिक समष्टि है या प्रतिदर्श समष्टि है। E और F इस प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, तब E की प्रतिबद्ध प्रायिकता जबकि F घटना घटित हो चुकी है को हम EP प्रोबेबिलिटी E बाय F से प्रदर्शित करते हैं और PE बाय F इज इक्वल्स टू ये होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको प्रश्न में हमेशा इस तरह की कंडीशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी कि वो आपसे कहेगा कि E की प्रायिकता निकालनी है जबकि F ये है, यानी कि एक घटना घटित हो चुकी है, यानी कोई ना कोई घटना ऐसी उसके संगत आपको जरूर देगा वो जो कि घटित हो चुकी होगी। तो आपको बस उस F को पहचानना है और जब भी आप इस तरह की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमेशा E अलग मान लीजिएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, F अलग मान लीजिएगा जो घटित हो चुका है एंड देन इसके बाद में आप E इंटरसेक्शन F निकालिएगा, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी, F की प्रोबेबिलिटी एंड देन इसके बाद में आप इस फॉर्मूले से E बाय F यानी कि E की प्रायिकता जबकि F घटित हो चुकी है की प्रायिकता निकाल पाएंगे आसानी से, यानी कि प्रतिबद्ध प्रायिकता निकाल पाएंगे। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक। मान लीजिए कि बच्चों आपके पास में क्या है, आपके पास में 3 कॉइन्स हैं। क्या हैं? 3 कॉइन्स हैं और उन तीनों कॉइन्स को आपने टॉस किया। तो आपके पास में जब 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो एक सैंपल स्पेस बनता है। तो सबसे पहले मैं वो सैंपल स्पेस लिखता हूं, ठीक। तो यहां पर अपने पास में हम जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस बना रहे हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं। तो हमारे पास में जो सैंपल स्पेस बनता है वो है H H H H H T H T H H T T T H H T H T T T H और T T T है ना। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कुल मिलाकर 8 सैंपल पॉइंट्स हो गए हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जिसमें कि हमने 3 कॉइन को टॉस किया था। अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के इस सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग हम 2 इवेंट्स को अज्यूम करते हैं। हम 2 इवेंट्स लेते हैं। मान लीजिए कि E हमारे पास में इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर और F इवेंट है हमारे पास में फर्स्ट कॉइन शोज 10, ठीक है ना। आइए जरा हम लोग इनको लिखते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो E इवेंट है वो है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, ठीक है ना, यानी कि 2 हेड आए किसके ऊपर, ये जो आपने 3 टॉइंस टॉस किए हैं, 3 कॉइन टॉस किए हैं उनमें कम से कम 2 हेड आए, ये हमने E इवेंट माना। और F इवेंट हमने क्या माना, F इवेंट हमने माना कि लास्ट कॉइन शो टेल, लास्ट कॉइन शो टेल यानी कि आखिरी वाले सिक्के के ऊपर टेल होना चाहिए, इसको हमने माना F, ठीक। तो अगर आपने E और F इसको माना है तो ध्यान दीजिएगा कि इस इवेंट E में कौन कौन से ऐसे सैंपल पॉइंट्स आएंगे जो कि इस कंडीशन को पूरा करते हैं, यानी कि जिनमें कि 2 हेड्स हों। तो सबसे पहले तो आपके पास में आएगा ये H H H, दूसरा आएगा H H T,
फिर आएगा HTH, और ये तो आएगा नहीं क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड्स का है, तो ये नहीं आएगा, ये तो आ गया, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा THH, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो कुल मिला के आपके पास में E में ये 5 एलिमेंट्स आएंगे। देन इसके बाद में ये जो F आपके पास में एक्सपेरिमेंट है जिसमें कहा था कि लास्ट कॉइन शोज टेल, आखिरी कॉइन पे टेल होना चाहिए, शुरुआत के 2 पे कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ये नहीं आ सकता है, ये आ जाएगा HHT, ये भी नहीं आ सकता है, ये आ सकता है HTT, और ये नहीं आ सकता है, लेकिन ये आ सकता है THT, और ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है TTT। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E when F is occurred, यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी when 2 heads appear if last coin shows tail, यानी इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि कम से कम 2 हेड आए, इसकी प्रायिकता निकालिए, जबकि आखिरी वाले सिक्के पर टेल आना जरूरी है, ये प्रश्न आएगा। यानी कि वो यदि इफ इस तरह की कंडीशन डाल देगा, यानी कि एक घटना हो चुकी होगी ऑलरेडी, तो वो कौन सी घटना है, ये वाली घटना है। तो ऐसी स्थिति में आपको निकालना पड़ेगा ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज ऑकर्ड, घटना E की प्रायिकता जबकि F घटित हो चुकी है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, E इंटरसेक्शन F की। अब हमें जो निकालना है PE बाय F, उसके लिए हमें पहले E इंटरसेक्शन F की जरूरत पड़ेगी। तो E हमारे सामने है, F हमारे सामने है, तो जब हम E इंटरसेक्शन F की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिए बच्चों, इनमें से कौन ऐसे सैंपल पॉइंट्स हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो देखो इसमें तो एक H है, इसमें एक H है नहीं, इसमें एक H है, केवल ये एक ऐसा इवेंट है जो इसमें और इसमें कॉमन है, यानी कि HHT is the only sample point which is appear in both the events. तो this is intersection E intersection F. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि what is number of elements in E intersection F, तो आप कहेंगे 1, और अगर मैं पूछूं number of elements in F, तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर this is equals to 4, this is equals to 4, और number of element in S, तो आप कहेंगे 8। तो look at that, the probability of E intersection F is equals to number of elements E intersection F divided by NS, है ना, क्योंकि जो भी सैंपल स्पेस होता है उसी की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/8, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ F है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल्स टू आएगा व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, so this is equals to 4/8, क्योंकि F में 4 एलिमेंट्स हैं बच्चों, right? So therefore the conditional probability of E when F is occurred is equals to probability of E intersection F, ठीक है ना, E intersection F divided by probability of F is equals to, ये आपके पास आया है 1/8 और ये आपके पास आया है 4/8, 8 से कैंसिल, आंसर आएगा 1/4। इसको आप चाहते तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, और इससे निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिंपल आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F निकाल लेते, तो वो 1 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F, तो वो 4 है, तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी यहां से आसानी से निकल जाती। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। क्या, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज ऑकर्ड भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल से क्या होगा, जो घटना घटित हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आती है, बाकी ऊपर तो इंटरसेक्शन F ही आएगा। तो यहां पर आ जाएगा क्या,
probability of F intersection E डिवाइड बाय probability of E. तो अगर आप ध्यान से देखें तो E में कुल मिलाकर E में भी 4 ही एलिमेंट हैं, है ना। तो E में 4 एलिमेंट हैं, तो E की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 4/8, ठीक है ना। और हमारे पास में इंटरसेक्शन F में एक एलिमेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, ये 4/8, ये कैंसिल हो जाएगा और 1/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी when last coin shows tell if at least 2 head appears की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/4 आएगी। यानी अगर उल्टा निकाले हैं क्या कि प्रायिकता निकालिए जबकि आखिरी जो सिक्का है उसके ऊपर टेल आए और कम से कम 2 हेड आ रहे हों 3 सिक्कों में से, तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज ऑकर्ड इस सूत्र से निकाला जाएगा, यानी तरीका वही रहेगा। तो यहां पर आप लोगों ने समझा बच्चों कि हमको जिस घटना के घटित होने के बाद किसी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो घटना की प्रोबेबिलिटी नीचे दोनों घटनाओं के जो कॉमन सैंपल पॉइंट्स होंगे उनकी मदद से हम P इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एंड देन इसके बाद में इस प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी भी घटना की। ये फर्क ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम का है और इसी के बेसिस पे हम कुछ और फॉर्मूले बनाने वाले हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके कंसेप्ट को मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। आप जो ये डेफिनेशन है इसको आप अपनी पुस्तक, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपनी पुस्तक में जो एनसीईआरटी की बुक है उससे भी देख सकते हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है आपको अपनी बुक में पेज नंबर 533 पे मिल जाएगी, आर्टिकल 13.21 प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जस्ट ऊपर वहां पे मिल जाएगी। तो आप चाहें तो वहां पर भी देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे वहां से देख लें, समझें। भाषा से ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मेन है कंसेप्ट को समझना। मेरा पूरा प्रयास होता है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो अपनी पुस्तक से उसको कंप्लीट करने का प्रयास करिएगा। मेन है कंसेप्ट, यानी कि जो अंदर की बात है विषय में उसको समझना। ओके, अब आइए बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रतिबद्ध प्रायिकता के कुछ गुण। नाउ बच्चों आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ, बल्कि ये तो सभी के लिए कॉमन ही रहेगा कि इफ E and F are two events and S is sample space, then number 1, then जो पहली प्रॉपर्टी है वो है probability, conditional probability of S when F has occurred is equals to conditional probability of F when F has occurred is equals to 1। यानी कि किसी सैंपल स्पेस के ही घटित होने, यानी कोई ऐसा आपके पास में इवेंट हो जो श्योर इवेंट हो, ठीक। तो श्योर इवेंट तो ऐसी होता है नॉर्मली, उसमें एस के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी व्हेन कोई पर्टिकुलर इवेंट घटित हो जाए या फिर कोई पर्टिकुलर इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी जबकि वही घटित हो चुका हो पहले ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे भाई? जो डेफिनेशन है हमारे पास में उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी नो, क्या हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F has occurred is equals to होता है probability of E intersection F divided by probability of F, right? Now this implies that probability of S when F has occurred is equals to probability, तो E की जगह पर S लिख देंगे, तो S intersection F divided by probability of F, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि S इंटरसेक्शन F जो है वो F ही आएगा। क्यों? क्योंकि S F जो है वो
एक इवेंट है सैंपल स्पेस से रिलेटेड, और एस तो सबसे बड़ा सेट होता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। तो यहां पर दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही चल रहा है, कट के 1 आ जाएगा, क्योंकि एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू एफ ही होता है। ठीक बच्चों, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा, तो ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। और बाकी ये सेकंड वाला तो लॉलीपॉप ही है, क्यों? अगेन बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ when f has occurred is equals to probability f intersection f divided by probability of f is equals to probability if f divided by probability of f is equals to 1 बच्चों। ठीक है ना? तो यहां पर ये दोनों ही प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई, और बहुत ही आसान है, बिकॉज f इंटरसेक्शन f ही होता है, तो यहां पर इसकी वैल्यू वापस कट के 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, और एक फॉर्मूला भी है जो आपको ध्यान रखना है। क्या? दिस इज द फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, बल्कि अब जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, आइए उसके ऊपर ध्यान देते हैं। दूसरी प्रोबेबिलिटी हमसे कहती है कि ए, बी एंड एफ आर थ्री इवेंट्स, 3 इवेंट्स हैं, एंड एस इज सैंपल स्पेस, और ये अपना सैंपल स्पेस है। ठीक है ना? सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन f has occurred is equals to probability of conditional probability of this is equals to conditional probability of A when f is occurred plus conditional probability of B when f has occurred and conditional probability of A intersection B when f has occurred minus sign के साथ में। ठीक, तो this is the second property and this is the इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यानी कि ए यूनियन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला, जहां पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना? अब इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी तक किया है, सेम फॉर्मूला। तो लुक एट दैट नाउ, इसमें एलएचएस से शुरुआत करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी when f has occurred is equals to, by this formula हम E की जगह पर A यूनियन B लिख देंगे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? यहां पर आप लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं क्या, जो क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 में है, कि A यूनियन B इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन F यूनियन A इंटरसेक्शन, सॉरी नॉट A इंटरसेक्शन, B इंटरसेक्शन F, इसके इक्वल होता है ये। तो ये वैल्यू को हम लोग यहां रखेंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F यूनियन B इंटरसेक्शन F, ठीक, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f, एंड देन इसके बाद में यहां पर फिर आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। कौन से? आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection F plus probability of B intersection F minus probability of, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय पूरे के डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है ना?
अब लुक एट दैट, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ f को तीनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जब आप तीनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन f डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन f डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f माइनस, अब जरा इसको ध्यान से देखिए, है ना, ये f इंटरसेक्शन f, ठीक है, ये तो एक ही बार आएगा, और a इंटरसेक्शन b ये साथ में आप लिख दीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसको साथ में ले लीजिए, और इंटरसेक्शन f, ठीक है, ये साथ में ले लीजिए, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f, ठीक है ना। अब लुक एट दैट, इन तीनों को जरा ध्यान से देखिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, a की, जब f ऑकर यानी f हो चुका है घटित। ये b की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जबकि f घटित हो चुका है, और ये a इंटरसेक्शन b की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जब f घटित हो चुका है। सो दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन f इज ऑकर्ड, conditional probability of b when f has occurred minus conditional probability of a intersection b when f has occurred। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इस तरह से प्रूफ होगी, ठीक। अब शॉर्ट में एक थर्ड प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, वो और काम की है आपके बच्चों, और वो इसी के बेसिस पर है। वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सॉरी, वो जो प्रॉपर्टी है वो हमसे क्या कहती है, आइए उसके विषय में मैं आपको बताता हूं। वो आपसे ये कहती है कि अगर आप किसी इवेंट, क्या, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश विथ एनी एफ रिस्पेक्ट टू एनी एफ इज इक्वल्स टू 1 माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। ये दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ये आपसे कहती है कि अगर आप ई डैश की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एफ के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एफ। और इसे प्रूफ करने के लिए ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। इसको आप किस तरह से प्रूफ करेंगे वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। हाँ बच्चों, लेकिन हम लोगों को इसके पहले एक छोटी सी चीज और देख लेनी है, और ये चीज ये है कि अगर इस सेकंड वाले केस में a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 5 हो जाए, क्या हो जाए, 5, यानी a और b जो हैं वो डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब होता है जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। तो ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर हो जाता है 0, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये दिस वन, ये आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ये, क्योंकि जब a इंटरसेक्शन b 5 आ जाएगा तो उसका इंटरसेक्शन f के साथ भी 5 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, ये आपको पहले ही कह दिया था। तो ऐसी स्थिति में जब ये होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b when f has occurred is equals to conditional probability of a plus conditional probability of b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अपने दिमाग में और बैठा लीजिए। अब मैं वापस इसके ऊपर आता हूं। तो इसे प्रूफ करने के लिए आप इस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। किस पे, आपको ये पता है, आप अभी प्रूफ करके आए हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ s बाय f इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये अभी प्रूफ करके आए, ये देखिए, ठीक है ना। और आप ये भी जानते हैं कि किसी इवेंट में अगर उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दिया जाए तो s आ जाता है, ठीक है ना, क्या आ जाता है, s आ जाता है। यूनियन ऑफ इवेंट एंड इट्स यूनियन इज इक्वल्स टू s, ठीक। अब s की जगह पर आप e यूनियन e डैश लिख दीजिए, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ e यूनियन e डैश बाय f इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपको पता है कि e और e डैश जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। तो e और e डैश यूनियन f के रिस्पेक्ट में उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ e when f has occurred plus probability of e dash
व्हेन f हैज ऑकर्ड इज इक्वल्स टू 1, और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश व्हेन f हैज ऑकर्ड इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन f हैज ऑकर्ड। ठीक, ये फॉर्मूला बन जाएगा जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक, तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा बिकॉज ये तीनों ही प्रॉपर्टीज आपको कहीं ना कहीं यूज में आएंगी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो तीनों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों कि E डैश की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन f हैज ऑकर्ड, f इज एनी इवेंट, ठीक है, जो घटित हो चुका है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस p E माइनस f, सॉरी E प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन f हैज ऑकर्ड के इक्वल आएगा। राइट, तो इस तरह से ये तीन प्रॉपर्टीज हमने करी जो कि आपको अगली एक्सरसाइज में मदद। For more updates, subscribe to our channel.